नमस्कार, संध्या वंदन। सोक जूलॉजी क्लास के एपिसोड नंबर 110 में आज 20 अगस्त सन 2020 आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में कुछ बात करेंगे। और जैसा कि हमारी हमेशा कोशिश ये रही है, एक तरफ तो हम साइंस में आधे घंटे एक घंटे में जो हमारे टीचर क्लास में वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होकर के टेप रिकॉर्डर बजा करके चले जाते हैं, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तरह से साइंस पढ़ाते हैं। साइंस ये नहीं। साइंस तो ये है कि कोई भी बात हमें जानकारी जो मिली किन प्रयोगों के आधार पर मिली। तो इसलिए हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम आपको कुछ उन प्रयोगों के बारे में बताएं जिन प्रयोगों के बाद किसी भी प्रक्रिया की खोज हुई थी। जैसे पहली बात तो ये कि डाइजेशन क्या है और क्यों है। छोटे से प्राणी अमीबा वगैरह जो एक कोशिकी हैं, पानी के अंदर रहते हैं, उनमें तो भोजन का कण उनके शरीर के संपर्क में जहाँ आया और ये तुरंत यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन अंदर इन्वेजिनेट हो जाता है, वो भोजन का कण अंदर आ जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है और फूड वैक्यूल के अंदर ही जो है लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा पाचन होता है। लेकिन एक बड़े प्राणी में जैसे हम आप हैं, शरीर बड़ा होने के साथ साथ भोजन की मात्रा भी बढ़ गई, क्योंकि अल्टीमेटली शरीर के हर हिस्से को भोजन पहुंचना है। लेकिन वो भोजन अल्टीमेटली इतने छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाना चाहिए जिससे कि कोशिकाओं के अंदर पहुंच सके। ये नहीं संभव है कि अमीबा की तरह हम भी जो बाथ टब में लेट जाएं और उसी बाथ टब में दाल चावल सब्जी भिगो दें और हमारे शरीर के अंदर वो चला जाए। ये नहीं हो सकता। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में तो ये होता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्टेंट्स डालते हैं और उसे बर्नर पे गर्म कर देते हैं। लेकिन चाय बनाने के लिए ये नहीं हो सकता कि हम मुंह में ही चाय की पत्ती डाल लें, दूध डाल लें, चीनी डाल लें, पानी डालें मुंह के अंदर कुल्ले की तरह से और हम गैस के बर्नर के ऊपर बैठ जाएं। अल्टीमेटली हमें भोजन को इतने छोटे टुकड़े में तोड़ना है कि वो सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो सके। इसलिए हायर एनिमल्स में क्या हुआ कि कुछ कोशिकाओं का समूह एक भोजन नली बना लिया और इस भोजन नली में फिर भोजन का जो बड़ा कण था वो धीरे धीरे छोटे टुकड़े में फिर और छोटे टुकड़े में बांटा जाता है और फिर यहाँ से ये ब्लड वेसल में चला जाता है। ब्लड वेसल इस भोजन को सारे शरीर तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो इसे ही डाइजेशन कहते हैं। भोजन को इतने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना जिससे कि वो हर कोशिकाओं के अंदर जा सके, इसी को पाचन या डाइजेशन कहते हैं। अब सवाल उठा कि हमारे प्राणियों में जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। वैसे तो इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सबको ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए और ये ऊर्जा हमें सूरज नाना से मिलती है। लेकिन हमारे अंदर सीधे ये क्षमता नहीं है कि हम धूप में बैठ जाएं और हमारे शरीर में अपने आप जो है डबल रोटी बन जाए। वी कैनॉट सिंथेसाइज ए वन बाय सिंपली सिटिंग इन द सन। सिर्फ हरे पौधों के क्लोरोफिल में ही ये क्षमता होती है कि सूरज की ऊर्जा को वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ जोड़ करके भोजन बना लेते हैं। उस भोजन के अंदर वो ऊर्जा बंद हो जाती है, जैसे इन्वर्टर के अंदर बिजली बंद हो जाती है, फिर बाद में आप उस इन्वर्टर से लेकर के पंखा चला लेते हैं, लाइट जला लेते हैं। तो दो तरीके के प्राणी होते हैं इस पृथ्वी पर। एक तो ऐसे जो हरे पौधे जो कि सूरज की रोशनी को सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकने योग्य ऊर्जा में बदल सकें, उससे भोजन बना सकें। इन्हें तो हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्राणी जितने जानवर हैं वो सीधे सीधे सूरज की ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, जिस सूरज की ऊर्जा को हरे पौधों ने इस्तेमाल किया था, अब हरे पौधों से हम भोजन प्राप्त करते हैं। और इसमें भी दो कैटेगरी हो जाती है। कुछ प्राणी तो सीधे सीधे हरे पौधों को खा करके काम चला लेते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी या हर्बीवोर कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं
जो कि फिर वो शाकाहारी जानवरों को खा करके अपना काम चलाते हैं, मांसाहारी हैं जिन्हें कार्निवोर कहते हैं। अब कैसे भोजन पचता है, इसके बारे में कुछ 2-4 प्रयोग जो शुरू में हुए दुनिया में, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि गाय भैंस वगैरह जो जुगाली करने वाले प्राणी हैं, उनका जो पेट इस तरीके का बना होता है, वो पहले मुख में खाना खाया उन्होंने और वो उसके सीधे पेट में चला जाता है, और फिर वहाँ पेट में से फिर वापस आता है मुख गुहा में, और फिर वो बाद में धीरे धीरे उसको मुंह चलाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, और इसके बाद फिर वो वापस जाता है। एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक इसी तरीके के रूमिनेंट को, जुगाली करने वाले प्राणी को, भोजन के कण के साथ साथ एक छोटा सा स्पंज का टुकड़ा खिला दिया। वो स्पंज का टुकड़ा उसके स्टमक में गया, और फिर जब रिगर्गिटेट करके वो मुख गुहा में वापस आया, तो जो भोजन वापस आया उसके साथ वो स्पंज का टुकड़ा भी आ गया। अब उन्होंने स्पंज के टुकड़े को नींबू की तरह से ऐसे हाथ में लेकर के और एक रोटी के टुकड़े पर निचोड़ा, तो वो रोटी का टुकड़ा सॉफ्ट हो गया, मुलायम हो गया। एक बड़ी प्यारी सी किताब है, बेसिक फिजियोलॉजी बाय डी आमर। अब किताब आउट ऑफ प्रिंट है, कभी बचपन में मैंने पढ़ी थी, लेकिन उसकी कुछ बातें मुझे आज तक याद है। और सन 1902 के करीब में बेलिस और स्टार्लिंग ने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किए। असल में सन 1900 के करीब में मेडिकल साइंस में और जूलॉजी में जो भी रिसर्चेज होते थे वो कुत्ते पे होते थे। चूहा, बिल्ली, खरगोश वगैरह पे बाद में शुरू हुआ, तो वो कुत्ते पर प्रयोग करते थे। तो उन्होंने कुछ कुत्ते पे बड़े इंटरेस्टिंग प्रयोग किए, मैं आपको बताता हूँ जरा सा। हम लोग ये सोचते थे पहले कि जब भोजन स्टमक में पहुँचता है तो तब पाचक रस सीक्रेट होता है, लेकिन बेलिस और स्टार्लिंग ने सोचा कि नहीं, ये सही नहीं है और इसकी जांच की जाए। तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट ये किया कि जैसे भोजन नली से ईसोफेगस और ईसोफेगस फिर स्टमक में जाता है, तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच का कनेक्शन उन्होंने काट दिया ऑपरेशन करके, और ईसोफेगस को यहीं पे ला करके जोड़ दिया, जिससे जो वो खाना खाता था वो यहीं से फिर बाहर चला आता था, स्टमक में पहुंचता ही नहीं था। और स्टमक से उन्होंने एक पतली सी, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने वाली पाइप होती है, तो पाइप लगाया और नीचे एक बाहर एक टेस्ट ट्यूब लेकर के उसको बांध दिया धागे से, यानी कि अब इसमें जो कुछ भी पाचक रस उत्पन्न होता वो इस टेस्ट ट्यूब में आ जाता। उन्होंने प्रयोग किया कि इसको खाना खिलाया और वो खाना यहाँ से फिर बाहर आ गया, स्टमक में नहीं पहुँचा। लेकिन उसके तुरंत बाद यहाँ पर जो स्टमक में पाचक रस उत्पन्न होता है, गैस्ट्रिक जूस, वो सीक्रेट हुआ और इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भोजन का स्टमक में पहुंचना आवश्यक नहीं है। पहले ये समझा जाता था कि भोजन जब स्टमक पे पहुंचता है तो पाचक रस उत्पन्न होता है, अब यहाँ तो ये नहीं है। फिर ये खबर कैसे गई? अब दो रास्ते हो सकते हैं, या तो इसके जो स्टमक की दीवार पे जो नर्व फाइबर्स हैं, उन नर्व फाइबर से संदेश पहुंचा हो यहाँ से, या फिर जो है ब्लड वेसल्स से संदेश पहुंचा हो। अब इन्होंने क्या किया, अगले प्रयोग में फिर ये जो नर्व फाइबर स्टमक की दीवार तक जा रहे थे, उन नर्व फाइबर्स को काट दिया, फिर खाना खिलाया, फिर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ। इसका मतलब नर्व फाइबर से संदेश नहीं जा रहा है। अगली दफे उन्होंने क्या किया कि ये जो ब्लड वेसल्स जा रही थी स्टमक की दीवार पे, उन ब्लड वेसल्स को काट दिया और अब की खाना खिलाया, तो अब की यहाँ पर
डाइजेस्टिव जूस नहीं सीक्रेट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खाना यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से ब्लड वेसल्स के द्वारा यहाँ पे संदेश पहुँच गया कि बस खाना आने ही वाला है, और तुरंत फिर पाचक रस उत्पन्न हो गया। तो इससे एक नई बात पता चली कि हमारे शरीर में संदेशों का आवागमन, कुछ संदेश का आवागमन तो नर्व फाइबर्स के द्वारा होता है और कुछ संदेशों का आवागमन ब्लड के द्वारा भी होता है। आमर की किताब में ही दो और बड़े इंटरेस्टिंग प्रयोग दिए हुए इसी तरह से। एक शराब बेचने वाला था, एक शराब बेचने वाला था। रोज रात को उसके पब में बैठ कर के लोग शराब पीते थे और रात को 1-2 बजे तक चलता था। फिर उसके बाद वो सो जाता था। सुबह 6-6:30 बजे के करीब उसका 12 साल का एक लड़का था, वो जागता था और वो वहाँ पब में फर्श पे जितनी बोतलें पड़ी होती थीं उनको बोतलों को उठा करके वो डस्टबिन में डालता था। जैसा कि बिल्कुल स्वाभाविक है इस उम्र के बच्चे के लिए। हमेशा लोग जब कोल्ड ड्रिंक या दारू पीते हैं तो बोतल में थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब नीचे रह जाता है। बच्चे ने देखा तो उसे जिज्ञासा हुई, तो वो क्या किया, एक बार उसने टेस्ट किया, फिर दोबारा। अब रोज़ सुबह जब जगता था तो बोतल में नीचे जो भी बचा रहता था उसको मुंह में डाल लेता था। उसकी आदत पड़ गई। एक दिन क्या हुआ, उनके घर में उनके शौचालय की सफाई करने वाला जो कर्मचारी था, वो शौचालय की सफाई करने के लिए बोतल में एसिड मंगवाया गया था। उसने शौचालय की सफाई की, आधे बोतल से आधा बोतल बचा हुआ था, वैसे ही दारू की बोतल थी, उसको किनारे पे उसने रख दिया था कि फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। बच्चे को ये बात मालूम नहीं थी। बच्चे ने उस दिन सफाई करते समय बोतल देखी तो इतनी सारी दारू बची रह गई। उसने उठा कर के मुँह में डाल लिया। उसका पूरा मुँह, ईसोफेगस, फिर जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया गया, ऑपरेशन किया गया, लेकिन काफ़ी हिस्सा उसका भोजन नली का जल गया। उसका जान बचाना मुश्किल था। डॉक्टर को एक ही तरीका सूझा कि उसने जो उसका स्टमक का हिस्सा था उसको यहीं पर, यहाँ एब्डोमेन से जोड़ दिया और यहीं पर एक मुंह बना दिया, और अब उसको यहीं से खाना दिया जाता था, क्योंकि यहाँ से तो मुंह से खा ही नहीं सकता था वो सारी ज़िंदगी के लिए। बकल कैटी पूरी जल गई थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके पिताजी के एक दोस्त सर्कस में काम करते थे, वो आए मिलने के लिए। उन्होंने देखा इस लड़के को, बोले अरे ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मांग करके उस लड़के को अपने साथ ले गए। सर्कस में क्या करते थे कि वो सर्कस में जो बच्चे आते थे उनको दिखाते थे कि ये अजूबा देखो। वो जैसे बाइस्कोप देखा जाता है ना, तो बच्चे जो है यहाँ पे उसके मुंह में बाइस्कोप लगा करके देखा करते थे, और वो बीच में क्या करते थे, धागे से एक जैसे छोटा सा डबल रोटी का टुकड़ा लटका कर दिया उनके स्टमक में। थोड़ी देर में वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता था, फिर निकाल करके दिखा देते थे कि देखो इतना डाइजेस्ट हो गया। इस तरह से प्रयोग चलता रहा। कुछ सालों के बाद वो लड़का कहीं चला गया परेशान होकर के। एक और इसी तरह की घटना हुई है विश्व के इतिहास में। एक फौज के एक सिपाही के साथ ऐसा हुआ था कि वहाँ बॉर्डर पर उसके सामने ही एक बम फट गया, और बम फटने में उसके थोरैक्स का ऊपर का हिस्सा काफ़ी जल गया। तो उसके साथ भी ये हुआ कि वो फिर अब खाना नहीं खा सकता था, तो उसके लिए भी ऐसे ही ऑपरेशन करके उसके स्टमक को यहाँ एब्डोमेन की दीवार से जोड़ करके, और डॉक्टर ने एक मुंह बना दिया और वहीं से उसको खाना खिलाया जाता था। तो इस तरह से चीज़ें जो कुछ आज हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो कहीं पिछले 100 सालों में दर्जनों वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए होंगे। और सच तो ये है कि उन प्रयोगों की जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो पाठ्यक्रम और सिलेबस है। अब मुझे इस चीज़ बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी उलझन होती है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी पाठ्यक्रम और सिलेबस के में सीमित नहीं किया जा सकता। पढ़ाई की सीमाएं बहुत ज़्यादा हैं। यदि हम उसके पीछे वाली कहानी नहीं बताते हैं तो फिर वो पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई। आज तो मुश्किल है इस तरीके की किताबें भी
अधिकांश अब आउट ऑफ प्रिंट हैं। जैसे अभी डाइजेशन की बात करें तो हिंदी में आपके लिए ये किताब उपलब्ध है, जिसमें डाइजेशन, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारी उपलब्ध है। ये इलाहाबाद की सिल्वर लाइन पब्लिकेशन से प्रकाशित है और इसमें टेक्निकल टर्म्स सारे अंग्रेजी में दिए हुए हैं। हिंदी बोलचाल वाली भाषा है, जितना आप इम्तिहान में लिख सकते हैं उतना ही इसमें लिखा हुआ है, आपको परेशानी नहीं होगी। एक और किताब मैं आपको बताना चाहूँगा जिनकी मैं, चूँकि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं और ऑनलाइन क्लासेज में आवश्यकता इस बात की है कि जो भी जानकारी बच्चों को दी जाए, टीचर तो उसके सामने उपलब्ध है नहीं, तो उसको इतना सरल करके दिया जाए जिससे कि वो आसानी से उससे समझ सके, ग्रास्प कर सके। और ये पुस्तक इसी हिसाब से लिखी गई है। और इसी तरीके की एक और पुस्तक मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मुरादाबाद के डॉक्टर R.K. पिल्लई हुआ करते थे, अब तो वो रिटायर होकर के अपने साउथ में चले गए हैं अपने घर। उनकी ये किताब है, कंपटीशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी काफ़ी अच्छी इन्होंने जानकारी दी रखी है। टेक्स्ट बुक नहीं है ये, कंपटीशन की तैयारी के लिए है और बहुत अच्छी किताब है। जैसे इसमें इन्होंने डायग्राम भी बड़े अच्छे बनाए हैं, आप देखेंगे कि ये जो मनुष्य की भोजन नली का डायग्राम है, जो ये रियल डायग्राम नहीं है, रियल जब बनाने लगेगी तो बहुत जटिल हो जाएगा, ये सरल करके बनाया है इन्होंने। तो इस तरीके की किताबें मार्केट में हैं। और अब इसके बाद जो पाचन में जो भोजन है, भोजन के क्या क्या अंग हैं और कैसे उनका पाचन होता है एंजाइम्स के द्वारा, इसके बारे में हम अगले टर्न में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।